नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बजट सत्र को लेकर कैबिनेट की हुई अहम बैठक, 28 प्रस्तावों पर हेमंत कैबिनेट की लगाई मोहर। बैठक में कई मंत्री रहे मौजूद। सिमडेगा जिले में कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी को बताया जनलूट की पार्टी। झारखंड सरकार योजना सह वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति अध्यक्ष किए गए अधिसूचित मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। सिमडेगा में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस को लेकर कैंप का हुआ आयोजन, व्यापारियों को फूड लाइसेंस किया गया निर्गत, स्वास्थ्य सुरक्षा का रखा गया विशेष ख्याल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बजट सत्र के ठीक पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हुई। 28 प्रस्तावों पर हेमंत कैबिनेट की मोहर लगी हुई है और इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, नेता विधायक दल कांग्रेस आलमगीर आलम शाह और कैबिनेट मंत्री श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता तमाम मंत्री वहां मौजूद रहे। प्रस्ताव पर कई मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। ये चुनौतियों भरा साल रहा है, चुनौतियां सामने भी है। राज्य के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो सीमित संसाधन है उसका हमने भरपूर सदुपयोग किया है। चूंकि ये एक गोपनीय दस्तावेज है, जब बजट पढ़ा जाएगा तब फिर हम हेड वाइज आपको डिटेल बताएंगे और जस्टिफाई भी करेंगे। होगा किसानों के हित में होगा कुछ? बिल्कुल, जब किसान कृषि मंत्रालय करेगा तो किसान के हित में आएगा। किसान के हित में कहाँ है सर? ऋण माफी की जो योजना की शुरुआत की है तो किसानों का कहना है कि पैसे जो दिए जा रहे हैं उस पैसा आ ही नहीं रहा। आप उस पर मत जाइए। अभी आज ही मैं पलामू से आया हूँ, 61,000 लोगों को लाभुक चुना गया है। बजट सत्र पर कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और आपको बता दें कि इस दौरान 28 प्रस्तावों पर मोहर भी लग चुकी है और कई तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, नेता विधायक दल कांग्रेस आलमगीर आलम शाह, कैबिनेट मंत्री, श्रम मंत्री और कई अलग अलग मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। और झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हुई। बता दें कि हेमंत कैबिनेट ने आज 28 प्रस्तावों पर मोहर लगाया है। सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ी राहत दी है, पेंशन में वृद्धि की गई है, वहीं उनके लिए नया स्तर से नौकरी का भी प्रावधान किया गया है। बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 4/2/2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण का निर्णय लिया गया। इसमें कुल 183 जो झारखंड के विभिन्न काराओं और उप काराओं में कार्यरत लोग थे, जो डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट्स पे कार्यरत है, उनका सेवा नियमित किया गया। एक नाई है और कंप्यूटर ऑपरेटर, मेनली यही 3 कैटेगरी के लोग हैं। दूसरा प्रस्ताव है झारखंड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि के उद्देश्य, संचालन तथा क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की स्वीकृति दी गई। जो दिव्यांगजन विकास निधि है उसमें कैसे पैसा आएगा, राज्य सरकार भी दे सकती है, प्राइवेट कंपनीज भी दे सकते हैं, CSR एक्टिविटी के तहत भी उसको पैसा दिया जा सकता है और उसका जो व्यय होगा उसके लिए एप्लीकेशंस दिए जाएंगे जिला स्तर पे और जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी होगी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में और राज्य स्तरीय राज्य मुख्यालय स्क्रीनिंग कमेटी होगी, राज्य निशक्ता आयुक्त की अध्यक्षता में होगी और ये स्क्रीनिंग कमेटी ही राशि का
स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। अगला प्रस्ताव है जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुलपति, कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का पद की सृजन की स्वीकृति दी गई। टोटल 5 पद है। कुलपति, कुल सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक के लिए पदों का सृजन किया गया। 2021 में राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार की योजना पढ़ना लिखना अभियान में राज्य अंश की राशि 1.90 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। साक्षरता अभियान चलता था ना, या प्रौढ़ शिक्षा का चलता था, जिसमें कि बड़े लोग जो निरक्षर हुआ करते थे जिनको पढ़ाने लिखाने का काम किया जाता था, तो उसी के स्थान पे अब ये चालू किया गया है पढ़ना लिखना अभियान बदल करके, और उसमें राज्य सरकार का 1,90,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अगला प्रस्ताव है राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें प्रचलित नियम / प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तत्स्वरूप लंबित वेतन निर्धारण अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नीति निर्धारण के संबंध में विद्यालयों और बाकी जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं, इनमें जो टीचर्स की नियुक्ति जो होती थी उससे संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसमें ये निर्णय है कि जो दिनांक 11 दिसंबर 2018 के पूर्व नियुक्त एवं अब तक कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारण का अनुमोदन निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में किया जाएगा। ये कुछ विभाग का अपना निर्णय है, और इस संबंध में एक विभागीय अधिसूचना जो निर्गत किया गया था 125 दिनांक 22 अप्रैल 2016, उसको विलोपित कर दिया गया है। डिटेल से इसकी जो आपको चाहिए तो ये आप ले सकते हो, या फिर स्कूली शिक्षा विभाग से आप बात कर सकते हो। ये बेसिकली जो इनकी समिति नियुक्ति करती थी और समिति नियुक्ति प्रोसेस था उसमें चेंज किया गया है। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। और देश की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस अलाकमान के निर्देश पर आज 25 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के सभी जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रांची के कांग्रेस भवन में भी आयोजन राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ द्वारा किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और जनता विरोधी सरकार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जीडीपी का नाम बदल डाला है। ये सरकार जब जीडीपी बढ़ने की बात करता है तो उसका मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से है। वर्तमान सरकार सिर्फ नाम बदलने में माहिर है। स्टेडियम से लेकर पेट्रोल पंपों के नाम वास्तविक रूप में बदल दिए गए हैं। पेट्रोल पंप अब टैक्स वसूली केंद्र बन गया है। केंद्र की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। पिछले 1 साल में एक्साइज ड्यूटी 13 के आसपास बढ़ गई है और आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। आम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर विलंब काम किया जाए और एक्साइज ड्यूटी कम कर जनता को राहत दी जाए। पिछले 6 साल में 63% से ज्यादा से कम हुआ है। तो आप जब उनका एक्सप्लोरेशन बजट काटोगे तो कच्चा तेल का निर्भरता हमारी बाहर से ही बढ़ेगी।
आपने पिछले 7 साल में जो 25% हमारा कंजम्पशन हम डोमेस्टिकली कच्चे तेल का ले लेते थे, वो आज 15% करा। पिछले 18 साल की न्यूनतम डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा आज की स्थिति में है, पिछले 18 साल में। ये ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने ये डाटा रखना चाह रहा हूं। तो हमारी ये मांग है इस पटल से कि तुरंत प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी जो यूपीए 1 और 2 के दौरान जो थी, और यूपीए 2 में अप्रैल 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं कि जो पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे है, अगर वो कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से पेट्रोल के दाम लगभग 25 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगा। डीजल पर अगर यूपीए 2 के दौरान की एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 48 पैसे कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से डीजल के दाम 28 रुपये से ज्यादा प्रति लीटर कम हो जाएंगे। और आज जब कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है देश में, आज जिनका रोजगार बचा है, साथियों आपसे कोई अछूती चीज नहीं है, ये आपको पता है, जिनका रोजगार बचा है उनकी सैलरी में अभूतपूर्व कटौती हुई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चलते होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। 26 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और ऐसे में फिलहाल एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक की जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। महागठबंधन के विधायक दल की अहम बैठक है। बजट सत्र से पहले सरकार रणनीति पर चर्चा कर रही है। सदन में सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। महागठबंधन के विधायक दल की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर ये महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक चल रही है। बजट सत्र से पहले सरकार रणनीति पर चर्चा कर रही है। आपस में सलाह मशवरा किया जा रहा है और सदन में सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन की विधायक दल की अहम बैठक चल रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और सीधे लाइव चलेंगे नवीन शर्मा की तरफ। नवीन, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है, बजट सत्र को लेकर यह बैठक की जा रही है, क्या कुछ तमाम जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल पूजा, आज निश्चित तौर पे एक अहम बैठक है महागठबंधन की। जो तमाम विधायक है महागठबंधन की, उस लिहाज से अगर देखेंगे, चूंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, सरकार 3 मार्च को अपना बजट विधानसभा के पटल पर रखने वाली है। कई चीजों को लेकर के अहम चर्चा होनी है और ठीक बजट सत्र के पहले आज कह सकते हैं कि जो महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं, वो विधायक आज सीएम आवास पर मौजूद हुए हैं, सीएम आवास पर जुटे हैं। एक बार मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं और ठीक सामने जो तमाम सरकार के मंत्री और विधायक तमाम लोग जो हैं अंदर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, सरकार के तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और पूजा कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो जिस तरीके से झारखंड आंदोलनकारियों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है, यानी उनके पेंशन में बदलाव किया गया है, पेंशन में वृद्धि की गई है, उनकी नौकरी को लेकर के जो है प्रावधान किए गए हैं। तो एक बड़ा फैसला सरकार का निश्चित तौर पर रहा। और दूसरी तरफ जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र को लेकर के सरकार की नीति आखिर विधानसभा सत्र में कैसी होगी, सदन में कैसी होगी, सवाल बहुत सारे हैं। क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावार है, सरकार के वादों को लेकर के। सरकार ने जो वादे जनता से किए थे, तमाम चीजों को लेकर के, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा, बहुत सारी ऐसे सवालात है। पिछले विधानसभा सत्र के तकरीबन जो है 1600 ऐसे सवाल हैं जो जिनका जवाब जो है इस बार सरकार को देना है। तो बहुत कह सकते हैं कि ये जो सदन है, सदन भी इस बार
हंगामेदार रहने वाला है। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं सरकार भी अपने आप को तैयार कर रही है और आज जो विधायक दल की बैठक है, निश्चित तौर पे सरकार की रणनीति सदन में क्या होगी और किस तरीके से वो सवालों का जवाब देंगे विपक्ष का, उसको लेकर के भी जो है अहम चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पे कल कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक थी और आज महागठबंधन विधायक दल की बैठक है। तो इन बैठक में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने भी आने वाली है और जिस चीज का जिक्र पूजा मैं बार बार कर रहा हूं वो ये कि जो रणनीति है सदन में सरकार किस तरीके से काम करेगी, सदन में आखिर सरकार की रणनीति क्या होगी। बहुत सारे सवाल जो लगातार जिसका जिक्र हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं, सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं जनता से, अब उन वादों को कितना ज्यादा जो है पूरा किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो बजट सत्र होगा, इस बजट सत्र में चूंकि सरकार अपना एक साल का पूरा लेखा जोखा रखेगी, जो बजट होगा आगामी एक साल का क्या बजट होगा, किस क्षेत्र के लिए कितना फंड रखा गया है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन रुका हुआ है बहुत जगहों पर, उन योजनाओं को शुरू करवाना है, बजट उसके लिए कितना रखा जाएगा, क्या बजट में कोई बढ़ोतरी की जाएगी या फिर बजट में कटौती की जाएगी, क्योंकि लगातार सरकार इस बात का जिक्र करती रही है कि कोरोना के विपरीत परिस्थिति में सरकार का बजट जो है वो खाली रहा है, टैक्सेस का कलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये भी सवाल है कि सरकार इन चीजों से कैसे निपटेगी। बजट सत्र में जो सरकार इस साल का जो बजट रखने जा रही है, क्या उस बजट में बढ़ोतरी की जाएगी या कटौती की जाएगी। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे बड़ा बात मैं लगातार पूजा जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं ये कि इस बार सदन में कहीं न कहीं सरकार को विपक्ष हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर चुकी है और उस तैयारी की वजह है, देख सकते हैं कि आज जो विधायक दल की बैठक है, रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। सरकार किस तरीके से विपक्ष को जवाब देगी, किस तरीके से सदन में चीजों को लेकर के आएगी, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर जो है सरकार बात करेगी, विपक्ष को कैसे जवाब देगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जो चर्चा होनी है। और आज जो अभी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, तमाम मंत्री जो है अंदर मौजूद हैं, चाहे आप वित्त मंत्री की बात करें, आप जो तमाम कैबिनेट मंत्री, अभी जेएमएम के जो तमाम मंत्री, केवल एक मंत्री को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जगन्नाथ महतो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, अभी भी वो एडमिट है अस्पताल में, तो उनको छोड़ दिया जाए। बाकी उसके अलावा जितने सरकार के मंत्री हैं वो जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम जो सरकार के विधायक हैं, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के गठबंधन के जो विधायक हैं वो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो रणनीतियों पर चर्चा होगा, देखने वाली बात होगी कि इन चर्चा में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और लगातार विधायक जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, कुछ विधायक मेरे ख्याल से तमाम विधायक अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ विधायक हैं जो अभी आने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा कि सरकार आज विधायक दल की बैठक में क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन मुख्यतः जो रणनीति है उन रणनीतियों पर ही चर्चा होना है कि सदन में सरकार की रणनीति कैसी होगी, सरकार किस तरीके से सदन में इस बार काम करने जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से सरकार आगामी एक साल के लिए बजट सत्र पेश करेगा और जनता की भी आज कहीं न कहीं सरकार के इस बजट से टिकी हुई है, लगी हुई है, ऐसे में क्या लगता है क्या कुछ खास तोहफा सरकार इस बार इस बजट में अपनी जनता को दे सकती है? देखिए, बजट की जहां तक बात करें, सूत्रों की माने तो सरकार अपने बजट में शायद कुछ आंशिक जो है बढ़त करने जा रही है और बहुत बड़ी राशि तो नहीं होगी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जो है सरकार कुछ बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। दूसरी बात, लगातार सरकार इस बात का जिक्र करती रही कि हमारा जो एक साल का बजट है उससे ज्यादा पैसा तकरीबन या उसके आसपास केंद्र सरकार के पास बकाया है। तो अब चूंकि लगातार केंद्र सरकार पर भी आरोप लगता रहा है कि जो राज्य का बजट है वो बजट केंद्र सरकार के पास जो बकाया है उसके बराबर है। केंद्र सरकार जो है आर्थिक रूप से राज्य को बहुत अच्छे तरीके से सहयोग नहीं कर पा रही है और बहुत सारे ये तमाम सवालात हैं जिसको लेकर के आप जहां तक पूजा आप कह रही हैं कि कितना ज्यादा लोगों को बजट में क्या कुछ खास देने की बात होगी, क्या कुछ खास रहेगा उनके लिए। तो देखिए, सरकार चूंकि लगातार अपना पीठ थपथपाती रही है कि हम लोक कल्याणकारी योजना ला रहे हैं और लगातार जन मुद्दे और जन योजना ला करके लोगों को लाभान्वित करने का कोशिश कर रहे हैं। आज 29 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी, उन तमाम चीजों पर लगातार सरकार इसको लेकर के काम कर रही है। ये चीज सरकार हमेशा जिक्र करती रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, जो ये जो बजट पटल पर सरकार रखने जा रही है, बजट का जो राशि कितना होगा और किस मद में सरकार कितना
खर्च करेगी। तो ये महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा, सरकार किस मद में कितना खर्च बिल्कुल नवीन, अब देखना यही होगा कि झारखंड सरकार आखिर अपने बजट सत्र में क्या कुछ पेश करती है राज्य के लोगों के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। चाईबासा के पिलई हॉल में जिला पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें तय समय पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य की महिला, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी शामिल हुए। लेकिन मैच पर मंत्री के सिवा कोई भी जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया और न ही पदाधिकारी कोई नजर आया। इतना ही नहीं, जिस कार्यक्रम में मंत्री को आमंत्रित किया गया उस कार्यशाला के प्रतिभागी भी गिने चुने संख्या में नजर आए। राज्य के मंत्री के उपस्थिति में कार्यशाला की जो व्यवस्था देखने को मिली वो साफ तौर पर खाना पूर्ति करने वाली रही। लगभग 1 घंटे तक मंत्री के इंतजार के बाद जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल पहुंचे। इस दौरान राज्य की कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी मंच पर अकेले बैठी रही। कभी मोबाइल पर समय देखती रही तो कभी मोबाइल से बात करती नजर आई। वहीं प्रतिभागियों के नहीं पहुंचने से मंत्री के प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला साफ तौर पर बन रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो सरकार तय करेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने के कारण आपको बता दें कि काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली है। और ऐसे में ये बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी नहीं पहुंचे और ऐसे में उनके इंतजार के लिए उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे। और झारखंड सरकार योजना सह वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का अध्यक्ष अधिसूचित किया है। इसके लिए सूबे के 10 मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत साहिबगंज, गोड्डा और बोकारो के लिए आलमगीर, आलम, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के लिए रामेश्वर उरांव, गुमला, देवघर और जामताड़ा के लिए चंपई सोरेन, पाउड़, पालामू और लातेहार के लिए जोबा मांझी, रामगढ़, लोहरदगा और हजारीबाग के लिए सत्यानंद भोक्ता, धनबाद और सरायकेला सरखावा के लिए बन्ना गुप्ता, गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम के लिए बादल पत्रलेख, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह के लिए मिथिलेश कुमार ठाकुर, चतरा और कोडरमा के लिए हफीजुल हसन और रांची के लिए जगन्नाथ महतो को इसके लिए अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति भी दे दी है। और नक्सलियों के विरुद्ध जारी पुलिसिया अभियान में गुमला पुलिस को आज झटका लगा है। आपको बता दें कि आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि जवान के दोनों पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर तुरंत रांची से सेना का हेलीकॉप्टर मंगाया गया और घायल जवान को रोबिन कुमार को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिकल अस्पताल में पहुंचाया गया और मेडिकल अस्पताल में सीआरपीएफ के जवान को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ऊपर में आवाज हुए सुन हमरा आवाज होलक। हाँ, तो ऊपर में पुलिस भी मारालक सुनले की माराल के तो नहीं जानबो, लेकिन वो आवाज के भेर सुन है हमरे खोइर बट से। ओ तो हेलीकॉप्टर आए रहे नहीं? हाँ, तो गोली करवाए सुने दिला केवल बम के सुने दिला बम आगे अति भाई जत के बाद में गोली। कितना गोली चल रहा है लगभग? कितना दा चाहिए बहुत रोड बजत रहे का? हाँ, एक मतलब 10 फेर नियर होला। अच्छा, कितना टाइम होला की 2 की 2.5 बज रहला। आज सीआरपीएफ और यहाँ की पुलिस की एक संयुक्त टीम अभियान में निकली हुई थी। करीब कितने बजे का टाइम था? वो सर 2:45 बजे जब वो टीम एक जंगल जो रोरेत गांव के ऊपर के जंगल में सर्च अभियान कर रही थी, तो एक जवान का पैर आईडी के नीचे आ गया, जिसमें वो ब्लास्ट में उसके दोनों पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उसको तुरंत हम लोग यहाँ सिविल में ला करके और हेलीकॉप्टर से एवोक्यूएट करके अभी रांची भेज दिया इलाज के लिए। बाकी हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं।
और गोड्डा जिले के त्रिकुटा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत पोखर निर्माण कराया जाना था, लेकिन मनरेगा योजना के नाम पर कोई भी काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। मनरेगा योजना के तहत जहां मजदूरों को रोजगार दिया जाना चाहिए, वहीं इस पोखर निर्माण में जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही है। आपको बता दें कि पोखर का निर्माण जीतलाल मरांडी के जमीन में किया जा रहा है और इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले तालाब में जेसीबी द्वारा मशीन चलाया गया था। वहीं मामले को लेकर पंचायत के मुखिया ने कहा कि ये मनरेगा फंड का नहीं है, विधायक फंड से काम किया गया है। साथ ही रोजगार सेवक से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मनरेगा से काम हुआ था, फिर विधायक फंड द्वारा काम किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मनरेगा योजना के नाम पर की जा रही इस अनियमितता का जिम्मेदार कौन है। और जोनल स्टेट हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गुमला की टीम आज सुबह 12 बजे टावर चौक में से रवाना हुई। बालक वर्ग की टीम में 14 खिलाड़ी और बालिका वर्ग की टीम में 11 खिलाड़ी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य के 10 जिलों की टीमें शामिल होंगी। गुमला के सचिव जुन्नू रैन ने कहा कि इस प्रतियोगिता की विजेता और उप विजेता टीम 26 से 28 फरवरी तक होने वाली ओपन स्टेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। मौके पर गुमला के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल दंडाधिकारी रवि आनंद ने टीम को शुभकामनाओं के साथ विदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने पर सभी को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। प्रस्थान कर रहे हैं गुमला से, और इससे पहले हम लोग रामगढ़ में चैंपियनों के गर्ल्स और बॉयज का दोनों टीम का ग्रुप विजेता होकर आया है, जिससे हम लोग को स्टेट ओपन चैंपियनशिप में हम लोग को गोड्डा में सिलेक्शन हुआ है। और हम लोग के गर्ल्स और बॉयज में दोनों को लिए वहां पर क्वालिफाई किए हैं और हम लोग यहाँ गुमला से गोड्डा के लिए प्रस्थान कर। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।